देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बक्सर के युद्ध को पूरे तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले वाला थोड़ा सा वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। पिछले जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें बताया था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह किसको बना दिया था? मीर कासिम को बना दिया था। मीर कासिम को क्यों बनाया था? क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों के आर्थिक हितों को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन मीर कासिम भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों यानी मीर कासिम को नवाब बनाना बंगाल का भारी पड़ा। किनको? अंग्रेजों को। मीर कासिम ने क्या काम किया? नवाब बनते ही ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है, ये मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और मुंगेर ले जाकर के अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ट्रेंड कर रहा है। कैसे? यूरोपीय पद्धति के आधार पर। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अंग्रेजों को, यानी मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीर कासिम ने अपनी सेना का ट्रेंड किया यूरोपीय पद्धति के आधार पर, नए तोप और नई बंदूकें बनाना सीखा वहां पर यूरोपीय पद्धति के आधार पर। इससे भी कोई परेशानी नहीं हुई अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों को परेशानी मीर कासिम के एक काम से हुई। वो काम क्या था? क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों के कंप्यूटर उतार दिए मीर कासिम ने। कैसे? मीर कासिम ने बंगाल में अंग्रेजों के कंप्यूटर कैसे? क्योंकि जो फ्रोक्सियर वाला जो दस्तक था जिससे टैक्स फ्री व्यापार होता था, उसको तो बंद नहीं कर सकता था। कौन? मीर कासिम। उसको बंद क्यों नहीं कर सकता था? बंद इसीलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वो जो फ्रोक्सियर था वो दिल्ली का राजा था और ये केवल एक नवाब था बंगाल का। तो इसने क्या काम किया? इसने जो टैक्स फ्री यानी भारतीय व्यापारियों के लिए भी टैक्स फ्री कर दिया और भारतीय व्यापारियों का माल जो था यानी कि जो उपकरण थे वो अंग्रेजों की तुलना में अच्छे थे। जब अंग्रेजों की तुलना में अच्छे थे तो यहां पर ये मान लीजिए कि एक तरीके से अंग्रेजी व्यापारियों के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी मार्केट में उतर चुके हैं। इस बात से थोड़ी सी समस्या आ गई। अब मीर कासिम की जगह दोबारा से मीर जाफर को ले आए। कौन? अंग्रेज। यानी अंग्रेजों ने अब मीर कासिम को बदल दिया। मीर कासिम को बदल करके मीर जाफर को लेकर के आ रहे हैं और मीर कासिम का निष्कासन कर दिया। कहां से? बंगाल से। इतनी बात समझ ली हमने। मीर कासिम का निष्कासन हो गया। अब मीर कासिम क्या काम करेगा? मीर कासिम जाएगा सीधे मदद लेने के लिए। किससे? अब मदद लेने के लिए जा रहा है वो दो लोगों से। एक है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये देखिए, सिराजुद्दौला अलग है और शुजाउद्दौला अलग है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दूसरा है दिल्ली का राजा। देखिए, दिल्ली के राजा से, देखिए नवाब आवाज तो बहुत होते थे, लेकिन दिल्ली के राजा से क्या काम करता है? वो मदद मांगता है। दिल्ली का राजा कौन था? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय से वो क्या मांगता है? मदद मांगता है। कौन? मीर कासिम। अब देखिए, ये अपनी संयुक्त सेना बना लेगा। इस तीनों लोगों की यानी अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली का राजा शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो पूर्व नवाब था बंगाल का। अब इन तीनों की जो सेना कहलाई वो क्या कहलाई? संयुक्त सेना कहलाई। और ये तीनों युद्ध लड़ते हैं किससे? अंग्रेजों से। और उस युद्ध को इतिहास नाम देता है किसका? इतिहास इस युद्ध को क्या नाम देगा? इसे देगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध अगर पूछने के लिए आ जाए कि कब हुआ था, तो आपको बताना है 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। देखिए, युद्ध कैसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। मतलब पहला क्वेश्चन तरीका ये है कि इनका डायरेक्ट पूछ लेगा।
दूसरा तरीका ये है कि एक तरफ युद्ध यानी बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बांडीवस का युद्ध, बेदरा का युद्ध, स्वाली का युद्ध, और दूसरी तरफ डेट दे देगा उनके यानी ईयर दे देगा। आपको मैच द फॉलोइंग करने होंगे जैसे बचपन में करते थे। तीसरा तरीका क्या है इसका, एक प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध ऐसे दे देगा, फिर उसका कालक्रम पूछेगा यानी कर्नाटक का युद्ध पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है और इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व हुआ, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व जो किया वो किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। इसी को यही याद करते चलेंगे, अगर ढंग से वीडियो को देख लिया तो आपको यही याद हो जाएगा। और बाहर यानी संयुक्त सेना की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा? संयुक्त सेना की गुरगीन खां। गुरगीन खां संयुक्त सेना की तरफ से नेतृत्व करेगा, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। अब समस्या यहां होती है कि ये अंग्रेजों से कौन, संयुक्त सेना हार जाती है। देखिए ये बक्सर का युद्ध, इसका महत्व ये है कि आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा कि 200 साल भारत में अंग्रेजों का राज रहने वाला है, 200 साल अंग्रेजों का राज रहने वाला है, यह तय कर देगा कौन? बक्सर का युद्ध। और प्लासी के युद्ध की तरह यह लड़ा नहीं गया था, इसमें अंग्रेजों ने अपनी काबिलियत दिखाई थी। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि उन्होंने षड्यंत्र किया था, उन्होंने धूर्ततापूर्वक किसे हरा दिया था? सिराजुद्दौला को मार दिया था, लेकिन इसमें अपनी काबिलियत दिखाई है। अब संयुक्त सेना हार जाती है और अवध का ये शाह आलम द्वितीय जो था, दिल्ली का जो राजा था दिल्ली का, शाह आलम द्वितीय। अब समस्या यहां होती है कि अंग्रेजों को भारतीयों की स्थिति पता पड़ गई। अब तक दिल्ली के राजाओं से अंग्रेज डरते थे, यानी उनसे डायरेक्ट भिड़ने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन अब देखिए इस वाले युद्ध में दिल्ली के राजा को हरा दिया है, दिल्ली के राजा को हरा दिया है, यानी दिल्ली के राजाओं की औकात अब अंग्रेजों को पता पड़ गई है कि ये कुछ भी नहीं है, इन्हें तो हम हरा सकते हैं। अब तक डरते थे, अब ये क्या काम करेगा? इस युद्ध के बाद में शाह आलम द्वितीय अपना हथियार घेर देगा और अंग्रेजों के चरणों में गिर जाएगा, अंग्रेजों के पैरों में गिर जाएगा, बोले मुझे माफ करो। अब अवध का नवाब थोड़ा बहुत विरोध करता है, उसके बाद में ये भी अपने हथियार गिर देता है और ये भी अंग्रेजों से संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अलायंस करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्या काम करेंगे हम? इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है, यानी अलायंस होता है, उस संधि को इतिहास नाम देता है किसका? इलाहाबाद की संधि, उसे दिया जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की जो संधि थी वो 2 चरणों में हुई। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई, लगभग 1 साल बाद, यानी बक्सर के युद्ध से अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो हुई है 12 अगस्त 1765 में, और दूसरी जो संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 में, यानी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, यानी चरणबद्ध तरीके से इलाहाबाद की संधि हो रही है। पहली संधि जो हुई थी, पहली दिखाई दे रहा है ना, पहली संधि जो हुई थी वो हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में, और दूसरी संधि जो हुई थी वो हुई थी शुजाउद्दौला के साथ में, यानी कि ये है शाह आलम द्वितीय दिल्ली का राजा और शुजाउद्दौला जो है वो अवध का राजा है। अवध मतलब लखनऊ इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसे अवध कहते हैं, और शुजाउद्दौला के साथ में हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि में क्या काम किया गया कि शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी। बोले आप एक काम करिए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लीजिए। अब अंग्रेज 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे रहे हैं किसको? शाह आलम द्वितीय को, तो बदले में तो कुछ लेंगे नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। वो क्या लेंगे? वो लेंगे उड़ीसा, बिहार और बंगाल। उड़ीसा, बिहार
और बंगाल की दीवानी लेंगे। क्या लेंगे? दीवानी। अब उड़ीसा, बंगाल, बिहार की दीवानी किसके पास में चली जाएगी? अंग्रेजों के पास में। अब बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि ये दीवानी क्या है, यानी कि अब तक यहां इन तीनों में, अलीनगर की संधि के इन तीनों में वो टैक्स फ्री व्यापार करते थे। अब टोटल टैक्स ही वही अंग्रेज कलेक्ट करेंगे। बोले आप 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लीजिए, अब हम टैक्स खुद लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें शुजाउद्दौला से क्या कहा गया कि आपका अवध हम लौटा देंगे। क्या लेकर के? केवल इलाहाबाद और कड़ा, ये स्थान है इलाहाबाद और कड़ा, इन दोनों को रख करके हम आपको पूरा का पूरा अवध लौटा देंगे। इसके बदले में आपको हमें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि हम तुम्हें तुम्हारा ही अवध, देखिए कंडीशन को समझिए, हम तुम्हें तुम्हारा ही अवध लौटा रहे हैं, आप इसके बदले में हमें क्या देंगे? 50 लाख रुपए देंगे। अब इलाहाबाद और कड़ा किसको दे देता है? ये अंग्रेज किसको दे देते हैं? शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। बोले आप इलाहाबाद और कड़ा रख लीजिए, 26 लाख रुपए रख लीजिए, और उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी तो हमारे पास में आ ही गई। इसमें एक और काम करते हैं, बोले कि शुजाउद्दौला यानी कि अवध में अंग्रेजी सेना रहेगी। अब शुजाउद्दौला को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है अंग्रेज। बोले क्या? अंग्रेजी सेना रहेगी, वो भी शुजाउद्दौला के यानी अवध के नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रहेगी। अंग्रेजी सेना रहेगी किसके खर्चे पर? नवाब के खर्चे पर। एक एक पॉइंट को लिखते चलें, आपने नोट्स बनाए तब लिख लें। अंग्रेजी सेना किसके खर्चे पर रहेगी? नवाब के खर्चे पर रहेगी, शुजाउद्दौला के खर्चे पर रहेगी, और यही आगे चल करके सहायक संधि बनती है। यही आगे चल करके, यानी ये जो कंडीशन है, अंग्रेजी सेना अवध के नवाब के रूप में, अवध के नवाब के यहां अवध के नवाब के ही खर्चे पर अंग्रेजी सेना रहेगी, ये आगे चल करके सहायक संधि बनती है। ये हमने पढ़ी इलाहाबाद की संधि। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, आगे की लेक्चर हम देखेंगे। और धन्यवाद।